नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य पीवाईक्यू चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2012 द्वितीय प्रश्न पत्र को बड़े अच्छे ढंग से हल करेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि सहरपा का संबंध निम्न में से किससे है। हमसे प्रिय विद्यार्थियों पूछा जा रहा है कि सहरपा का संबंध निम्न में से किससे है। क्या सिद्ध साहित्य से है, रासो काव्य से है, नाथ साहित्य से है या जैन काव्य से है। ठीक है, तो हम विचार करते हैं कि सहरपा का संबंध किससे है। तो सहरपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। किससे है? सिद्ध साहित्य से। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा कि सिद्ध साहित्य से है। ठीक, अगर हम देखें सहरपा को तो इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। किसने माना? आपके मस्तिष्क में तुरंत आया होगा कि राहुल शंकराचार्य ने माना, और बिल्कुल सही आया है। अगर हम देखें सहरपा को सरोज ब्रज भी कहते हैं, राहुल भद्र भी कहते हैं, आदि के नामों से भी जाना जाता है। ठीक, अगर इनके ग्रंथों की संख्या देखें प्रिय विद्यार्थियों तो 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है, चर्या गीत प्रसिद्ध है। चर्या गीत कोश इनकी अन्य उल्लेखनीय रचना है। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों अगर हम सहरपा की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जाना जाए, सबसे पहले हम यह जाने कि चर्या गीत और दोहा कोश इनकी प्रमुख रचना है, और यह जो है हिंदी के प्रथम कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टाप के कवि नहीं है। तो विद्यार्थियों हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो चार विकल्प हमने दिया है, ठीक है, ये जो चार विकल्प हमने दिया उनमें से कौन एक अष्टाप के कवि नहीं है। सूरदास, कुंभन दास, नंददास या सुंदरदास। तो प्रिय विद्यार्थियों हम ध्यान देंगे तो हमें ये पता चलता है कि सुंदरदास क्या थे, संत काव्यधारा के एक प्रमुख कवि थे, और इनकी प्रमुख रचनाओं से भी प्रश्न आ चुका है तो उस पर भी हम विचार करेंगे कि इनकी प्रमुख रचना ज्ञान समुद्र है और सुंदर विलास है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अष्टछाप। तो अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने किया? तो विठलनाथ ने किया। किसने किया? विठलनाथ ने किया। अगर हम देखिए अष्टछाप के कवियों का विवरण जन्म के अनुसार, ठीक है, काल क्रमानुसार या जन्म वर्ष के अनुसार, तो हम देखते हैं सूरदास जी का जन्म कब हुआ? 1478 में हुआ। कुंभन दास जी का जन्म 1468। ठीक है, अब देखिए दो लेखक महत्वपूर्ण लेखक, अब परमानंद जी 1493 में, ठीक है, कृष्णदास 1496 में। जब हम बात करते हैं गोविंद स्वामी की तो 1505 में, क्षीर स्वामी 1515 में, ठीक है, और चतुर्भुज दास 1530 में, और प्रिय विद्यार्थियों सबसे अंतिम में यदि कोई आता है तो नंददास 1533 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए अष्टाप कवियों से प्रश्न बनते ही बनते हैं। नंददास से देखिए आप प्रश्न बनता है, सूरदास की रचनाओं से प्रश्न बनता है, ठीक है, चतुर्भुज दास के रचनाओं से प्रश्न बनता है। अब देखिए कह रहे हैं कि बिहारी किस धारा के कवि हैं। ठीक है, बिहारी किस धारा के कवि? हमसे अगले प्रश्न पर पूछ रहा है कि बिहारी की धारा बता दीजिए। क्या रीति सिद्ध धारा के हैं, रीति मुक्त हैं, स्वच्छंद हैं या फिर रीतिबद्ध हैं? तो प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर क्या होगा? बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। क्या कौन से कवि हैं? रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। ठीक है, इन्होंने केवल एक काव्य ग्रंथ की रचना की जिसे सस्सई या बिहारी सस्सई कहा जाता है। ठीक है, और आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इसमें लगभग 700 दोहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो रीति सिद्ध धारा के कवियों ने काव्यशास्त्र के सिद्धांत या लक्षण प्रस्तुत नहीं किए हैं, केवल कविताएं लिखी हैं, परंतु ये कविताएं वस्तुतः काव्यशास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर ही लिखी गई हैं। बिहारी के साथ साथ सेनापति भी, बेनी वाजपेयी और रसनिधि पजनेस आदि भी इस काव्यधारा के कवि हैं। अगर हम बात करें रीति मुक्त कवियों के प्रिय विद्यार्थी तो उसमें घनानंद है, बोधा है, आलम है, द्विजदेव है। ठीक है, रीतिबद्ध कवियों की बात करें तो उसमें केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, भूषण और पद्माकर आदि कवि आते हैं। ठीक है, अब देखिए तो हमारा सही उत्तर क्या हो? बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? ठीक है, और यही सेम प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों टीजीटी की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, हमसे पूछना है प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? आदर्शवादी, यथार्थवादी,
आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी? तो उसका सही उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों, प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद का मूल नाम अगर पूछा जाए हमसे तो धनपत राय था। वह उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो सर नवाब राय के नाम से लिखते थे। ठीक है, अब देखिए प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? यह प्रश्न बन चुका है। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो बांग्ला कथाकार थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उपन्यास सम्राट कहा और ये प्रश्न बनकर आ चुका है हमारे सामने। ठीक है, अब देखिए प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो विद्यार्थी देवस्तंभ जो 1905 में है, प्रेमा 1907 में है, सेवासन 1918 में, वरदान 21 में है, प्रेमाश्रम की बात करें तो 22 में, रंगभूमि 25 में, प्रतिज्ञा 29 में, कर्मभूमि 32 में और गोदान 36 में है। ठीक है, अब देखिए खंजन नैन, अब देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहे हैं, तो हमें एक बात स्पष्ट हो गया कि प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है, उपन्यासकार कैसे हैं? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। अब देखिए हमसे अगले प्रश्न पूछा जा रहा है, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है विद्यार्थियों की अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है जिसका नाम है खंजन नैन। हमें ये बताइए कि किसके जीवन का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है? सूरदास, तुलसीदास, रैदास, मीराबाई। तो प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इसमें सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें खंजन नैन 1981 ईस्वी में रचा गया और इसके लेखक स्पष्ट दिया हुआ है प्रश्न में कि अमृतलाल नागर थे। ये सूरदास जी के जीवन को केंद्र में बनाकर लिखा गया। इन्होंने तुलसी के जीवन को भी केंद्र बनाकर लिखा और आपके मन में तुरंत आ रहा हो कि मानस का हंस नामक जो उपन्यास है वो तुलसीदास जी को केंद्र में बनाकर लिखा गया। अगर अमृतलाल नागर के महत्वपूर्ण उपन्यासों की बात करें विद्यार्थी तो सबसे पहला उपन्यास जो महाकाल है 1947 में बंगाल के काल से संबंधित है। फिर हम बात करें बूंद और समुद्र 56 में है। ठीक है, सुहाग की नुपुर 60 में है, अमृत और विष इनका एक उपन्यास 1966 में है, एकदा नैमी सारड़े 1972 में, नाचो बहुत गोपाल 1978 में, अग्निगर्भा 1983 में, करवट नामक उपन्यास की रचना किसने किया? तो आपको बताना होगा कि अमृतलाल नागर ने 1985 ईस्वी में किया। पीढ़ियां भी इन्हीं के उपन्यास हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? विद्यार्थी हमसे पूछा जा रहा है ये अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? अगर हम देखें हमारे सामने विकल्प दिया जा रहा है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता। तो हम इसका सही उत्तर क्या होगा? छायावाद पे। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव किस काव्यधारा पे? तो छायावाद पे दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद काव्य का प्रभाव जो है हिंदी के छायावादी काव्यधारा पर दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए प्रगतिवाद पे क्या है? ठीक है, प्रगतिवाद पे काव्यधारा पे कौन से विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता है उनको पढ़ते हैं। तो प्रगतिवाद पे मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद काव्यधारा काव्य का आधार है। ठीक है, और ये प्रश्न बनकर पीजीटी या टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रयोगवाद की बात करें तो प्रयोगवाद पर गांधीवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, प्रतीकवाद आदि विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई देता है। नई कविता की बात करें तो विचारधाराओं से मुक्ति का भाव है। इसके अतिरिक्त अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद का भी पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो विद्यार्थी हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं जो आज नहीं कही, जो नहीं कही, यह उपयुक्त पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है ये जो कविता है ना ये जो पंक्तियां है ना किस कविता से उद्धृत है? सरोज स्मृति से, राम की शक्ति पूजा से, कि तुलसीदास से, कुकुरमुत्ता से। इसका सही उत्तर होगा सरोज स्मृति से। तो विद्यार्थी सरोज स्मृति 1935 में महाप्राण निराला के द्वारा रचित कविता थी। उसी में ये पंक्तियां उद्धृत हैं और वो लिखते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही।
ठीक है। अब देखिए मीरा द्वारा लिखित सरोज स्मृति क्या था, तो उनकी पुत्री थी सरोज, ठीक है, उनकी असामयिक मृत्यु पर लिखा गया ये क्या था, शोक गीत था, ठीक है। निराला की बात करें तो छायावादी कवि हैं, इन्हें ओज औदात और विद्रोह का कवि माना जाता है। अगर हम देखें इनकी प्रमुख रचनाओं को तो प्रिय विद्यार्थियों अनामिका हमारे सामने आता है, राम की शक्ति पूजा 1936 में, तुलसीदास 1938 में, कुरमुक्ता 1942 में। हमारे सामने अगला प्रश्न है, हमसे निबंध से प्रश्न पूछ रहा है और हमसे कह रहा है कि बताइए हमें रस आखेटक के रचनाकार हैं। तो विद्यार्थी हमसे पूछ रहा है कि रस आखेटक के रचनाकार कौन है, हमें यही बता दीजिए। कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय या शरद जोशी। तो प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा कि रस आखेटक कौन है, कि निबंधकार कौन है, तो कुबेर नाथ राय हैं, ठीक है। अगर हम देखिए रस आखेटक 1970 में कुबेर नाथ राय के द्वारा रचित है, ठीक है। कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार थे, ठीक है, विद्यानिवास मिश्र भी ललित निबंधकार थे और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ललित निबंधकार थे। तो विद्यार्थियों अगर हम बात करें कुबेर नाथ राय की प्रमुख रचनाओं की तो प्रिया नीलकंठी 1968 में, गंधमादन 1972 में, निषाद बांसुरी 1974 में, महाकवि की तर्जनी 1989 में, कामधेनु 1980 में, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, ठीक है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास। देखिए कुबेर नाथ राय की रचनाओं की बात करें, ठीक है, तो कौन कौन सी रचना है, तो प्रिया नीलकंठी है, ठीक है, गंधमादन है, निषाद बांसुरी है, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु नामक निबंध भी इन्हीं का था, ठीक है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास भी जो निबंध था वो। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण कौन सा है, तो प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, रसाखेटक, ये सभी महत्वपूर्ण निबंध हैं इनके, ठीक है। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की बात करें तो अशोक के फूल कल्पलता जिसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं इसी निबंध संग्रह में है, ठीक है। मध्यकालीन धर्म साधना, विद्यानिवास मिश्र के निबंध की बात करें विद्यार्थियों तो ये सामने आता है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इन्हीं का निबंध है। कमाल के झरोखे से भी निबंध इन्हीं का है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है, हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर प्रसाई की रचना नहीं है, ठीक है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते या जीप पर सवारी लिया। तो प्रिय विद्यार्थी हम देखते हैं कि जीप पर सवारी लिया किसकी रचना है, तो शरद जोशी की है, ठीक है, किसकी है, शरद जोशी की है, जीप पे सवार लिया, ठीक है। अगर हम बात करें शरद जोशी के अन्य प्रमुख निबंधों की तो उनका यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, हमारे राह किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है यत्र तत्र सर्वत्र, जिसे हमें याद करना होगा। पुनः हमारे साथ बोलिए, यथासंभव नामक निबंध की रचना किसने किया, तो शरद जोशी ने किया। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, हमारे शरद जोशी, राह किनारे बैठ शरद जोशी, यत्र तत्र सर्वत्र नामक निबंध की रचना किसने किया, तो शरद जोशी ने किया। तो विद्यार्थियों अगर हमारे शंकर प्रसाई की बात करें, उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पगडंडियों का जमाना, ठीक है, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, वैष्णवन की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुम तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते, ये सब रचना किसकी हैं, तो हरिशंकर परसाई की हैं। किसकी हैं, तो हरिशंकर परसाई की हैं। तो विद्यार्थियों अगर हम बात करें एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है, ठीक है, हमसे पूछना अगले प्रश्न पे कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है, ठीक है, हमसे विधा पूछ रहे हैं और उस विधा के विकल्प में दे रहे हैं कि यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, निबंध है। उनको कोई मतलब नहीं है कि भूषाचली अज्ञे से संबंधित रचना या अज्ञे की रचना है, उन्हें बस ये जानना है कि किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्त है या संस्मरण है, रेखा चित्र, निबंध है। तो इसका सही उत्तर होगा यात्रा वृतांत है, ठीक है। एक भूषा उछली, ठीक है, 1960 में, ये विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखा यात्रा वृतांत है। अरे यावर रहेगा याद जो 1953 में था, ये जो है ना स्वदेशी पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ यात्रा वृतांत है, ठीक है। अगर हम बात करें विद्यार्थियों कुछ और संस्मरण की और उनके लेखकों की, तो मेरे हमदम मेरे दोस्त कमलेश्वर का है, सुदिया उस चंदन की वन की विष्णुकांत शास्त्री का है,
ठीक है, और ये प्रश्न आ चुका है हायर में। अगर हम रेखा चित्रों की बात करें तो बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा का है, गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी का है। अगर हम निबंध की बात करें तो खरगोश के सिंह नामक निबंध की रचना किसने की, तो प्रभाकर माचवे। ध्यान रखिएगा, खरगोश के सिंह नामक निबंध की रचना किसने की, तो प्रभाकर माचवे। ठेले पर हिमालय किसका निबंध है, तो धर्मवीर भारती का नाम सामने आता है कि ठेले पर हिमालय नामक निबंध किसका है, धर्मवीर भारती का है। अब देखिए हमसे कह रहे हैं आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है। हमारे सामने पहला विकल्प दिया जा रहा है कि नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, प्रभाकर श्रोत्रिय। तो प्रिय विद्यार्थियों हमें सामने आता है कि आलोचक के मुख से 2005 में ये जो है नामवर सिंह के व्याख्यानों का संकलन है। नामवर सिंह प्रगतिवादी समीक्षा के प्रमुख आलोचक हैं। अगर इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथों की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो हिंदी के विकास में अभ्रंश का योगदान 1952 ईस्वी में, छायावाद 1955 में, इतिहास और आलोचना 1957 में, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 में, कविता के नए प्रतिमान 1968 में, दूसरी परंपरा की खोज 1942 में, 82 में और वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी में है। अगर प्रिय विद्यार्थियों बात करें रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की, ठीक है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो एक बात सामने आता है कि इनका जो हिंदी गद्य विन्यास और विकास इनका एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। हिंदी गद्य विन्यास और विकास आधुनिक कविता यात्रा भी इन्हीं का है। अगर हम बात करें नंद दुलारे वाजपेयी के प्रिय विद्यार्थियों तो हमारे सामने ये आता है कि रस सिद्धांत नामक और रीति और शैली नामक आलोचनात्मक ग्रंथ इन्हीं के हैं। प्रभाकर श्रोत्री की बात जब आती है तो कविता की तीसरी या जो परीक्षा में कई बार प्रश्न बना, शिवमंगल सिंह सुमन, मनुष्य और सृष्टा, यह भी इन्हीं का है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि समय देवता किस कवि की कविता है। ठीक है, अब देखिए समय देवता किस कवि की कविता है, क्या केदारनाथ अग्रवाल की है या फिर नागार्जुन की है या माखनलाल चतुर्वेदी की है या नरेश मेहता जी की है। तो इसका सही उत्तर होगा नरेश मेहता जी की है। तो विद्यार्थियों अगर यही साहित्य देवता लिख देता, नेट की परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध हो जाता। ठीक है, किसका, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध हो जाता। लेकिन हमसे पूछ रहे समय देवता किसकी लंबी कविता है, तो नरेश मेहता की लंबी कविता है। अगर हम नरेश मेहता की अन्य प्रमुख काव्य कृतियों की बात करें तो संशय की एक रात जो परीक्षा में कई बार प्रश्न बना कर आ चुका है, सबरी, अरण्या, प्रार्थना पुरुष, पिछले दिनों, नंगे पैरों, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, तो नरेश मेहता जी की हैं। अगर हम बात करें केदारनाथ अग्रवाल की कौन कौन सी रचना, तो प्रिय विद्यार्थियों हमारे सामने आता है यू की गंगा, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, ये सारी रचनाएं जो है केदारनाथ अग्रवाल का है। और हमें यह पता है कि केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें नागार्जुन के प्रिय विद्यार्थियों तो हमें ये पता चलता है कि सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, नागार्जुन की हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों हमारे सामने आता है कि हिम किरटनी, समर्पण, युग चरण, ये सब माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है हमसे कह रहा है कि आप ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है आप ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है। क्या आप ग्रामेटोलॉजी के लेखक जॉक देरिडा है, ठीक है, रिचर्ड्स हैं या फिर फ्रेडरिक जेम्सन है या फिर पॉल डीमान है। प्रिय विद्यार्थियों जॉक देरिडा जिनसे प्रश्न पूछा विखंडनवाद के प्रवर्तक थे टीजीटी 21 में और उन्हीं की पुस्तक थी ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ठीक है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी पुस्तक किसकी थी, जॉक देरिडा थी की थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑफ ग्रामेटोलॉजी जॉक देरिडा। प्रिय विद्यार्थियों अगर हम जॉक देरिडा की बात करें तो इन्हें विखंडनवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अच्छा, इनकी कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं जैसे स्पीच एंड फेनोमिना, राइटिंग एंड डिफरेंस, राइट टू फिलॉसफी, ये सारी पुस्तक किसकी हैं, तो ये सभी पुस्तक जॉक देरिडा की हैं। अब देखिए हमसे अगले प्रश्न पे पूछ रहा है विद्यार्थियों कि हमें ये बताइए कि
निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? ठीक है, हम लोगों ने एक संस्कार सीखा था कि अगर नहीं है तो उसे हम बाहर तुरंत लिखेंगे। ठीक है, बाहर लिखेंगे। तो अब देखिए कह रहे हैं शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त या रामस्वरूप चतुर्वेदी, कौन से व्यक्ति मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? और हमें अपने विकल्प में एक प्रश्न दिख रहा है, राम स्वरूप, एक विकल्प दिख रहा है क्या? राम स्वरूप चतुर्वेदी, और यही सही हुआ। राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या है? मार्क्सवादी आलोचक नहीं थे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी की मार्क्सवादी समीक्षा में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद अस्तित्व में आई। ठीक है, हिंदी के जो प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक हैं उसमें शिवदान सिंह चौहान है, रामविलास शर्मा प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक। एक बार प्रश्न बना कीजिए टीम में कि प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक बताइए, तो उस विकल्प में रामविलास शर्मा था और यही भी सही था। अब देखिए शिव कुमार मिश्र भी हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त भी हैं, रामविलास शर्मा जी, गजानन मुक्तबोध भी हैं और नामर सिंह भी हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे निबंध से प्रश्न पूछ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, मेरी राम का मुकुट भीग रहा, और ये हमारी नीट की परीक्षा में लगा हुआ निबंध है। ठीक है, 1974 ईस्वी में रचित है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। एक ललित निबंधकार है, उन्हीं की रचना है। ठीक है, हमसे पूछा जाए विद्यानिवास मिश्र का है कि विष्णुकांत शास्त्री का है, कुबेरनाथ राय का है कि गुलाब राय का? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र का है। 1974 में रचा हुआ। चितवन की छाया की पहला निबंध 1953 में, तुम चंदन हम पानी 1957 में, मैंने सिल पहुंचाई अस्मिता के लिए, शेफाली झर रही है, देश धर्म और साहित्य, सीरीज की याद आई, और सीरीज के फुल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। थोड़ी सी जगह थे, कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार, ये प्रश्न आ चुका है, साहित्य के सरोकार नामक निबंध की रचना किसने की? ठीक है, तो विद्यानिवास मिश्र ने की। अगर हम बाबू गुलाब राय की बात करें तो ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, ये सब निबंध किसके हैं? बाबू गुलाब राय के हैं। तो विद्यार्थियों अगर हम विष्णुकांत शास्त्री की बात करें तो इनके निबंध से भी प्रश्न आ चुका है, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ये टीजीटी परीक्षा में प्रश्न बन चुका है, किसका निबंध है? चिंतन मुद्रा बेनी का है, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। अगर हमसे पूछे कुछ चंदन की कुछ कपूर की निबंध के लेखक कौन है, तो हमें बताना होगा कि विष्णुकांत शास्त्री हैं। चिंतन मुद्रा नामक निबंध पूछ ले तो आपको बताना होगा कि विष्णुकांत शास्त्री हैं। और वहीं आपसे पूछे आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष नामक निबंध की रचना किसने की, तो आपको यह भी बताना होगा कि इसकी रचना तो विष्णुकांत शास्त्री ने की है। कुबेरनाथ राय के विषय में हम लोगों ने बात किया था कि प्रिया नीलकंठी, ठीक है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, और पर्ण मुकुट, ये सभी निबंध किसके हैं? तो कुबेरनाथ राय के हैं। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देवनारायण शाही की है? जायसी, सूरदास, साहित्यालोचन, रसमीमांसा, तो इसका सही उत्तर होगा जायसी। 1983 में ये आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? विजय देवनारायण शाही का है। ठीक है, और नई समीक्षा के आलोचक थे ये विजय देवनारायण शाही। अगर हम इनके अन्य आलोचनात्मक कृतियों की बात करें तो विद्यार्थियों का प्रश्न बना है, लघु मानव के बहाने बहस, हिंदी कविता पर बहस किसकी आलोचना है? साहित्य और साहित्य का दायित्व 1983 में। छठवां दशक नामक आलोचना भी इन्हीं का है। साहित्य क्यों नामक आलोचना भी विजय देवनारायण शाही का है। हमें ये ध्यान रखना है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता के एक बहस, ये महत्वपूर्ण इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। और उसके साथ साथ विद्यार्थियों छठवां दशक भी इन्हीं का है और साहित्य क्यों भी इन्हीं का है। अगर हम बात करें साहित्यालोचन नामक, ठीक है, आलोचनात्मक ग्रंथ श्याम सुंदर दास का है। रस मीमांसा की बात करें तो किसका है? रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल जी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। ठीक है, खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं का सृजन हुआ। ठीक है, कह रहे हैं खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि, क्या ए और बी सही, सी गलत है, ए और सी सही, बी गलत है, बी और सी सही, ए गलत है? मतलब एक तो कोई गलत है, सी सही, सी सही, ए और बी गलत है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ए और सी,
ठीक है, अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, सही बात है, तभी तो फोर्ट विलियम कॉलेज और उसमें भाषा मुंशी की नियुक्ति। और फिर देखते हैं जब खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ए और सी है जबकि बी क्या है, गलत है। ठीक है, ए और सी सही है, बी गलत है। अब देखिए खड़ी बोली गद्य के विकास में जिन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण अदा की उनमें से एक क्या था, फोर्ट विलियम कॉलेज था। इसकी स्थापना कब हुई यह भी प्रश्न आ चुका है, तो 4 मई 1800 ईस्वी में हुई। ठीक है, किसने की, तो बेलेज अली ने की, यह भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अगर हम देखें उर्दू एवं हिंदी या हिंदुस्तानी के प्राध्यापक के रूप में इस कॉलेज में कौन थे, तो जॉन गिलक्राइस्ट थे। भाषा मुंशी कौन थे, तो हम देखते हैं कि सरल मिश्र थे और लल्लू लाल थे। कौन कौन लोग थे, सरल मिश्र थे और लल्लू लाल थे। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ब्रज भाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ठीक है, फिर कथन बी दे रहे हैं, ब्रज भाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला विकल्प क्या कह रहे हैं, ब्रज भाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ठीक है, ब्रज भाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है, सही बात है, ब्रज भाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है। लेकिन जो लिखा है कि ब्रज भाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है, ये आंशिक रूप से सही है। ठीक है, अब देखिए ब्रज भाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है। प्रमुख रूप से तुलसीदास, मीराबाई और अष्टचाप के कवियों की ब्रज भाषा की रचनाओं में गीतात्मक देखने को मिलता है, गीतात्मकता देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, इनके अतिरिक्त जितने भी कवि हैं उनमें गीतात्मकता का अभाव है, मतलब आंशिक रूप से हमें गीतात्मकता देखने को मिलता है। अब विकल्प बी पर विचार करें तो सही है, क्योंकि ब्रज भाषा का प्रधान गुण माधुर्य गुण है, इस कारण ब्रज भाषा में परुष वर्णों, ठीक है, कठोर शब्दों का, माधुर्य का अभाव है। ठीक है, परुष वर्ण मतलब कठोर शब्दों का अभाव है, क्योंकि माधुर्य गुण प्रधान है। परिभाषा अपनी प्रकृति में मीठी, सरल और सपाट है। ठीक है, तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ए आंशिक सही है और ए आंशिक सही है और बी एकदम सही है। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। हमसे कह रहे हैं नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई। ठीक है, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई। फिर कह रहे हैं नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद अंशतः आयातित है। ठीक है, तो ये तो बात सही है कि नई कविता में नए मनुष्यों का क्या हुआ, नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हो गई। ठीक है, और दूसरा जो विकल्प दे रहे हैं बी विकल्प, नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद अंशतः आयातित है, यह भी सही है। अब आइए बात करते हैं। अब देखिए कथन ए सही है, क्योंकि धर्मवीर भारती ने नई कविता को पुराने और नए मानव मूल्यों के टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता कहा। ठीक है, तो सही बात है, नई कविता से नए मनुष्य का क्या हुआ, प्रतिष्ठा हुई। अब देखिए दूसरा जो बात हमसे कह रहे हैं, नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद अंशतः आयातित है, तो हम बात करें कि व्यक्ति स्वातंत्र नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कही जा सकती है। नई कविता आंदोलन के दौरान नए कवियों ने नए मनुष्य की प्रतिष्ठा का सारा नारा दिया। ठीक है, यह नया मनुष्य कैसा हो इसको लेकर उनमें तीव्र मतभेद था। ठीक है, कोई इसे लघु मानव की संज्ञा दे रहा था तो कोई सहज मानव की, इसे स्वतंत्रता की असली प्रवक्ता बता रहा था तो कोई इसे भीड़ से घिरा अकेला और एकाकी। ठीक है, अगर हम विकल्प बी की बात करें तो नई कविता पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव है। इस दौर में पश्चिम में अस्तित्ववाद जैसे नए दर्शन की लोकप्रियता बढ़ी, आधुनिकतावाद की भी व्यापक चर्चा होने लगी। ठीक है, तो हम एक बात स्पष्ट जानते हैं कि नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई और नई कविता में व्यक्त मनुष्य का जो द्वंद है अंशतः आयातित है। ठीक है, अब देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि छायावाद की विशेषता से प्रश्न है। ठीक है, अब ये देखिए ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे सीधे प्रश्न नहीं मिलेगा लेकिन पूछ लेगा छायावाद की विशेषता। ठीक है, तो कह रहे हैं आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, ठीक है, सौंदर्य के प्रति अधिक अत्यधिक आकर्षण, छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। सभी सही है या फिर ए सी डी सही है, बी आंशिक सही है, सी आंशिक सही है, ए बी डी सही है, ए बी सी सही है, डी आंशिक सही है। ठीक है, तो अब हमें चारों विकल्प पे हम लोगों ने बात कर लिया। अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि छायावाद की विशेषता के संदर्भ में क्या सही है, तो हम देखते हैं कि देखिए
अगर हम देखें छायावाद की विशेषता के संदर्भ में प्रिय विद्यार्थियों, तो हमारे सामने ये आता है कि आत्मा आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति एकदम सही है। साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह यह भी सही है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण ये भी सही है। अब देखिए ये जो कह रहा है ना कि छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है, ये जो है ना आंशिक सही है। ठीक है, आंशिक सही है, हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, स्वातंत्र चेतना की बात करें, व्यक्तिकता की, अनुभूति की, प्रतिष्ठा की, वेदना की, विवृत्ति की, प्रेमानुभूति की, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य चेतना, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय स्वर, ये सब किसकी विशेषताएं हैं? छायावाद की विशेषता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कह रहा है कि रहस्यवाद छायावाद का पर्याय नहीं बल्कि आंशिक विशेषता है ये। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, हमसे कह रहा है निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो मैं ग्रंथ दे रहा हूँ इसका काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो एक विकल्प को पकड़ते हैं और उस पर विचार करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? राम कुमार वर्मा का। कब? 1938 ईस्वी में। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, 1929 में आचार्य शुक्ल जी का है। विश्व बंधु विनोद की बात करें तो यह जो है 1913 में प्रथम भाग, प्रथम 3 भाग और चौथा भाग जो है 34 में। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले हमें खोजना है क्या? मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास 29 में। अब देखिए इसमें कोई विकल्प सही नहीं जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई विकल्प सही नहीं जा रहा है। सबसे पहले होना चाहिए मिश्र बंधु। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए? हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का। फिर उसके बाद होना चाहिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो किसी विकल्प नहीं है। तो जो अगर हम देखें विकल्प सही जो है चौथा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ये सही जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर यही क्रम यहाँ होता, आलोचनात्मक इतिहास पहले होता और हिंदी साहित्य की भूमिका बाद में होता, तो ये प्रश्न सही हो जाता। ठीक है, तो आप इसको सही कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्न आएंगे तो ये होने के ज्यादा चांस है। अब देखिए कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है। मतलब देखिए गोस्वामी तुलसीदास की भी रचनाओं का सही अनुक्रम पूछा है। ठीक है, हम देखते हैं कि दोहावली जो उनकी रचना है ना सबसे पहले है 1626 में। ठीक है, 1626 में। गीतावली की बात करें प्रिय विद्यार्थी तो 1630 में। ठीक है, गीतावली कब थी? तो 1630 में थी। ठीक है, अब देखिए रामचरितमानस तो हमको पता है कि 1631 में। ठीक है, सम्मत में है सारी चीजें। सम्मत 1626 में दोहावली, गीतावली 1630 में, रामचरितमानस 1631 में। विनय पत्रिका की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो विनय पत्रिका भी 1631 से 79 मिलता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य, दोहावली मुक्तक है, गीतावली और विनय पत्रिका गीत काव्य है, मुक्तक है यह भी। ठीक है, तो हमारा विकल्प सी सही हो गया। आइए पुनः रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने देखा कि सम्मत 1626 में दोहावली की रचना की है तुलसीदास जी ने, सम्मत 1630 में गीतावली की, सम्मत 1631 में रामचरितमानस और सम्मत 1631 में ही विनय पत्रिका की रचना किया किसने? ब्रज भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो हमारा विकल्प सी जो है सही हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा ये जा रहा है कि जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, हमें प्रिय विद्यार्थियों ये बताना कि जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने विकल्प में है श्रीधर पाठक। तो एक विकल्प को पकड़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों और उस पर विचार करते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ? 1859 में सबसे पहले द्विवेदी, मतलब इन लेखकों में सबसे पहले। अब देखिए अजय सिंह उपाध्याय की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? 1865 में हुआ। ठीक है, 1865 में। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, 1886 चिरगांव झांसी। और रामनरेश त्रिपाठी की बात करें तो 1889 में हुआ। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी का जन्म अगर हम देखें तो 1889 में हुआ। तो यही विकल्प क्या है? पहला विकल्प ही सही हो रहा है कि श्रीधर पाठक, अजय सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त और रामनरेश त्रिपाठी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं आधुनिक हिंदी
कि निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक विकल्प पकड़ेंगे और जो है उस पर विचार करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है, यशोधरा देखते हैं पहले हम लोग। यशोधरा कहाँ है, यशोधरा 31 में है। ठीक है, 1931 में पहले जो आ रहा है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर हम उर्वशी की बात करें, ठीक है, तो दिनकर की है 1961 में। ठीक है, 1961 में दिनकर जी की रचना है। अब देखिए कनुप्रिया 1959 में है, किसका है, तो धर्मवीर भारती का। आत्मजयी कुंवर नारायण जी का है और ये कब था, 1965 में। ठीक है, 1965 में। अब देखिए सबसे पहले हमें खोजना है यशोधरा, यशोधरा मिल गया हमें। फिर उर्वशी 61 में। अब देखिए उसके बाद होना चाहिए क्या, उसके बाद होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों कनुप्रिया 1959 में, जो किसी विकल्प में उसके बाद है नहीं। तो ये भी देखिए यह भी प्रश्न यह की तरफ चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप खुद विचार करिए, पुनः मैं मिटा के आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए मान लीजिए हम लोग सबसे पहले यशोधरा में मिल गया। ठीक है, कब, 1931 में। ठीक है, मैथिली गुप्त की रचना है। उसके बाद हमें चाहिए कनुप्रिया। ठीक है, कनुप्रिया कब था, 1959 में था। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए उर्वशी 1961 में। आत्मजयी तो 65 में सबसे लास्ट है। ठीक है, तो यहाँ भी हेर फेर है देखिए। ठीक है, लगभग चौथा विकल्प जो अंशतः सही है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है पाश्चात्य जो समीक्षक हैं का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। जो पाश्चात्य समीक्षक हैं उनका जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। सबसे पहले देखिए कौन आते हैं, अरस्तु आते हैं कि प्लेटो आते हैं। तो आपको पता होगा प्रिय विद्यार्थी अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। ठीक है, अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो थे। 427 ईसा पूर्व में जन्म होता है, मृत्यु 347 ईसा पूर्व में होता है। तो पहले कौन थे, प्लेटो थे 427 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब देखिए 384 में कौन थे, 384 ईसा पूर्व में अरस्तु थे। लुनजाइनस की बात करें प्रिय विद्यार्थी तो इनका जन्म पहली से तीसरी ईस्वी माना जाता है, पहली से तीसरी ईस्वी। कालेज की बात करें तो 1772 में। ठीक है, कालरी 1772 में, वर्ड्सवर्थ 1770 में। अगर हम ग्रंथों की बात करें विद्यार्थियों तो प्लेटो का ग्रंथ रिपब्लिक जो परीक्षा में कई बार प्रश्न बना, इओन भी बना है। अरस्तु की बात करें तो पोएटिक्स, अरस्तु की बात करें तो इनका ग्रंथ था पॉलिटिक्स रिटोरिक, ये ग्रंथ इन्हीं का। लॉन्जाइनस का एक ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण पेरिउप्सुस या आन दी सबलाइम, इसी का नाम है आन दी सबलाइम। ये हायर की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब देखिए कालरिज की बात करें तो बायोग्राफी लिटरेरिया इन्हीं का है, द फ्रेंड। ये सारे ग्रंथ किसके हैं, तो कालरिज के हैं। तो हमारा विकल्प बी प्रिय विद्यार्थियों सही जा रहा है, विकल्प बी सही जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या होगा या सही क्रम क्या होगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है। अब देखिए एक विकल्प को पकड़ते हैं और उस पर विचार करते हैं और अपना सही विकल्प हम लोग खोज लिया जाएगा। अब देखिए कविवचन सुधा की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो ये कब था, 1868 में था। सुधा कविवचन सुधा हो गया। अब देखिए सरस्वती पत्रिका की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो हमें एक बात सामने आती है हमारे कि सरस्वती पत्रिका संपादक थे 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष। ठीक है, 1900 में। चांद पत्रिका, ठीक है, महादेवी वर्मा 1920। ठीक है, 1920 में। हंस पत्रिका की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो प्रेमचंद 1930 ईस्वी में। हंस पत्रिका का संबंध किससे, प्रेमचंद से है और 1930 ईस्वी में है। तो अब देखिए पहला विकल्प हमारा सही हो रहा है। ठीक है, पहला ही विकल्प हमारा सही हो रहा है। तो विद्यार्थियों अगर हम बात करें कविशन सुधा पत्रिका किसकी, तो भारत नरेशन की है। सरस्वती पत्रिका चिंतामणि घोष संपादक थे। चांद पत्रिका महादेवी वर्मा से संबंध रखती है। ठीक है, हंस पत्रिका की बात करें तो प्रेमचंद से। अच्छा, कविशन सुधा हम देखते हैं बनारस से अर्थात काशी से निकलती है, सरस्वती भी काशी से। चांद पत्रिका ध्यान दीजिएगा ये प्रयाग से निकलती है और हंस भी काशी से निकलती है। अगर हम बात करें कविवचन सुधा पत्रिका कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना, ये मासिक पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों है। सरस्वती मासिक थी, चांद भी साप्ताहिक थी और हंस पत्रिका मासिक थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हम बात करें, हमसे पूछा जाए निम्नलिखित उपन्यासों, ठीक है, हमसे विद्यार्थी पूछा जा रहा है निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, तमस, सूखा बरगद, आधा गांव, झूठा सच। ठीक है, कौन सा अनुक्रम सही है, तो हम देखते हैं सबसे पहले झूठा सच है। कब है,
तो झूठा सच है 1858 में। ठीक है, इसके दो भाग थे झूठा सच के, वतन और देश, देश का भविष्य। ठीक है, तो झूठा सच 58 में था। अब देखिए सवाल का है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं झूठा सच, मान लीजिए 1958 में। ठीक है, आधा गांव 66 में किसका है? राही मासूम रजा का है। ठीक है, अब देखिए सूखा बरगद, सूखा बरगद 1986 में मंजूर एहतेशाम का है। ठीक है, सूखा बरगद किसका है? मंजूर एहतेशाम का है। किसका है? लिख लीजिए, एहतेशाम का है। सूखा बरगद एहतेशाम का है, एहतेशाम का है। ठीक है, ये सबसे अंतिम में था, कब आया? 1986 में। तमस, तमस भीष्म साहनी का है। ठीक है, तमस भीष्म साहनी का है, और ये कब आया? 73 में आया। ठीक है, तो हमें खोजना है सबसे पहले झूठा सच, झूठा सच, फिर आधा गांव, आधा गांव, फिर हमें देख खोजना है तमस। ठीक है, तो हम लोगों को तमस भी मिल गया। अब सूखा बरगद किसका? एहतेशाम का है। कब ये एहतेशाम का सूखा बरगद कब आया? तो 1986 में। तमस की बात करें तो 1973 में। तो हमारे विकल्प क्या है? विकल्प डी जो है प्रिय विद्यार्थियों सही हो गया। विकल्प डी क्या है? सही हो गया कि सबसे पहले झूठा सच है, आधा गांव है, फिर तमस है, फिर सूखा बरगद किसका है? 1986 में एहतेशाम का है। ठीक है, एहतेशाम जी का है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे कह रहा है निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है। ठीक है, हमसे कवि दे रहे हैं और हमसे पूछना है कि निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है। तो हम देखिए अब इस विकल्प में सबसे पहले देखिए पहले विकल्प को पकड़ते हैं, पद्माकर जी का जन्म कब हुआ? तो 1753 में हुआ। ठीक है, पद्माकर जी का जन्म कब हुआ? 1753 में हुआ। ठीक, अब देखिए बिहारी जी 1595, यदि मैं सही हूँ। ठीक है, 1595 में हुआ। चिंतामणि का जन्म 1609 में हुआ। ठीक है, सबसे बड़े थे ये अपने भाइयों में, 1609 में हुआ। अब देखिए केशवदास जी का जन्म कब हुआ? तो क्या 1555 में हुआ? हाँ, 1555 में हुआ। अब देखिए हमें खोजना है कि क्या किसी विकल्प में ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमें खोजना है किसे? केशवदास को 1555 मिल गया, चिंतामणि 1609। ठीक है, अब देखिए उससे पहले हमें चाहिए बिहारी, क्योंकि 1595 में थे। पद्माकर तो मान लीजिए सबसे अंतिम में। अब किसी विकल्प में ये नहीं है। अब देखिए तीसरा ऐसा प्रश्न है जो यफ की कगार की ओर है। ठीक है, यफ होने की संभावना इसमें सबसे ज्यादा है। आपको ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों कि अब ये प्रश्न अगर सही रूप में है तो आपको गलत ना हो, तो आपको केशवदास 1595, बिहारी 1595, और उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना होगा 1609 में चिंतामणि है। ठीक है, 1609 में चिंतामणि है, और पद्माकर की बात करें तो 1753 में है। ठीक है, पद्माकर की बात करें तो 1753 में है। अब देखिए अगला प्रश्न से क्या कह रहा है, निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक, निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक, अब उसमें देखिए सबसे पहले क्या है? प्रिय प्रवास है। ठीक है, प्रिय प्रवास कब है? 1914 में। प्रिय प्रवास कब है? 1914 में। ठीक, उसके बाद झरना है, कब है? 1918 में। ठीक है, राम की शक्ति पूजा कब है? तो 1936 में है। लोकायतन बात करें तो लोकायतन प्रिय विद्यार्थियों कब है? लोकायतन 64 में है। किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण, अगर प्रिय विद्यार्थी आपसे पूछे प्रिय प्रवास की रचना कब हुई, तो हमारा विकल्प सी सही जा रहा है। पुनः विचार करेंगे, इसको मिटा के पुनः याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रिय प्रवास को आपको मैं याद करा दूं, कभी नहीं भूलेगा। आप देखिए प्रिय प्रवास का बस ये भाग ले लीजिए और ई की मात्रा हटा दीजिए। ठीक है, जैसे आपने ये भाग ले लिया, ठीक, और आपने क्या किया, ई की मात्रा मैंने कहा हटा दीजिए, आपने हटा दिया। ठीक है, अब देखिए आपको ये 14 की तरह दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, आपको ये 14 की तरह दिख रहा है कि नहीं? देखिए अगर रा की मात्रा आप मत सोचिए। ठीक है, तो ये 14, क्योंकि आपको प्रश्न सही करना है। झरना 18 में, राम की शक्ति पूजा 36 में, लोकायतन 64 में, तो हमारा विकल्प सी सही आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, और पंक्ति है कि घुन खाए सहतीरों पर, एक बीते के बराबर किंतु हम दीप हैं, भूख से रियायती हुई। ठीक है, ये सारी पंक्तियां हैं। अब देखिए एक एक लाइन की पंक्तियां हैं। ये प्रश्न बहुत मतलब अच्छा प्रश्न है। तो हम देखिए घुन खाए सहतीरों पर, ये मास्टर कविता से है नागार्जुन की। ठीक है, तो पहले का दूसरा सही हुआ, विकल्प चौथे में है ये सारी चीजें।
एक बीते के बराबर केदारनाथ अग्रवाल की। किंतु हम द्वीप हैं, अगर हम बात करें तो नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय की। ठीक है। भूख से रियायती हुई। ठीक है, तो पटकथा धूमिल की कविता थी। ठीक है, वहां से प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए लीलाधर जगूड़ी की काव्य रचना नाटक जारी है। ठीक, अब देखिए हमसे क्या मतलब है यहाँ पे, घुन खाए सातीरों पर किसकी पंक्ति है? तो यह जो है नागार्जुन की पंक्ति है। घुन खाए सातीरों पर पंक्ति की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो वह नागार्जुन की पंक्ति है कि घुन खाए सातीरों पर। मास्टर कविता से पंक्ति है कि घुन खाए सातीरों पर। हम ऐसा बोलिए, घुन खाए सातीरों पर किसकी पंक्ति है? तो नागार्जुन की है। एक बीते के बराबर किसकी पंक्ति है? तो केदारनाथ अग्रवाल की है। एक बीते के बराबर किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल की है। चंद्र गहना से लौटती बेर से। ठीक, अब देखिए किंतु हम है दीप किसकी पंक्ति है? तो अज्ञेय की है। ठीक, किंतु हम है दीप किसकी पंक्ति है? अज्ञेय की है, नदी के द्वीप से। भूख से रियायती हुई धूमिल की पंक्ति है पटकथा से। ठीक है, तो हमारा विकल्प जो डी है वो सही हो गया। विकल्प डी क्या है? सही हो गया। विकल्प डी हमारा सही है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि हमने लिखा ए का क्या होगा? दूसरा होगा, बी का पहला होगा, सी का क्या होगा? चौथा होगा, और डी का क्या होगा? तीसरा होगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं ना कि निम्नलिखित संपादक हैं, उनकी पत्रिकाओं के साथ उनको सुमेलित कर दीजिए और एक प्रश्न सही करके JRF बन के चले जाइए। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं श्याम सुंदर सेन का संबंध किससे है? राजा लक्ष्मण सिंह का है। किससे है? तो भारती नरीशन का। किससे है? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन का। तो सबसे पहले आसान चीजों को हम लोग खोजेंगे। हमसे कह रहे हैं भारती नरीशन। ठीक है, तो कविवचन सुधा इन्हीं की रचना है। फिर हमसे पूछ रहा है विद्यार्थियों प्रेमगन से आनंद कादम्बनी हम मिला देते हैं और हम देखते हैं कि क्या अब हमारा उत्तर मिल गया है। सबसे पहले हम उत्तर खोजेंगे फिर विद्वान बनेंगे। अब देखिए सी का पहला दो विकल्पों में है, डी का तीसरा। ठीक है, अब देखिए अभी हमें दो ही विकल्प में लड़ाई करनी है। कौन कौन सी? एक ए में और एक डी में। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों चीजें कॉमन है। अब देखिए हम लोग आगे पहुंचते हैं। श्याम सुंदर सेन ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो समाचार सुधा वर्षण। ठीक है, समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन। ठीक, अगर हम बात करें फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने, कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, प्रश्न आ चुका है, प्रजा हितैषी नामक पत्रिका। तो ए का दूसरा। ठीक है, बी का चौथा। तो हमारा विकल्प ए जो है चुनाव जीत गया। विकल्प ए क्या है? चुनाव जीत गया और डी हार गया। ठीक है, क्योंकि विकल्प ए में सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, सभी ऑप्शन जो हमें दिए थे पत्रिका। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों हम बात करते हैं श्याम सुंदर सेन की समाचार सुधा वर्षण कलकत्ता से निकलती थी दैनिक पत्रिका थी। प्रिय विद्यार्थियों हम बात करें राजा लक्ष्मण सिंह का प्रजा हितैषी, ये आगरा से निकलता था। भारतीय नरीशन की बात करें कविवचन सुधा की पत्रिका बनारसी, मासिक, वार्षिक, साप्ताहिक तीनों थी। प्रेमगन की बात करें तो 1881 में आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका मिर्जापुर से निकलती थी, जो क्या थी? मासिक थी। लेकिन जो इनकी दूसरी पत्रिका नागविनीरद वो साप्ताहिक थी। शिवपूजन सहाय का एक पत्रिका था मतवाला, जिससे संबंध जो है निराला का भी है, ये कलकत्ता से साप्ताहिक निकलती थी। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे 32 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित पत्रिकाओं। ठीक है, हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। सार, सुधानिधि, बंगदूत। ठीक है, भारत मित्र और हंस। ठीक है, ये सारी पत्रिकाएं हैं और उनको हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो सार, सुधानिधि सदानंद मिश्र का है, शुक्ल से है सीधे प्रश्न ये। ठीक है, शुक्ल से सीधे प्रश्न है सार सुधानिधि पत्रिका, तो 1879 में है। ठीक है, 1879 में सदानंद मिश्र का है। किससे? अब देखिए सार सुधानिधि सदानंद मिश्र। ठीक है, सार सुधानिधि सदानंद मिश्र का है। अब देखिए बंगदूत हम देखे प्रिय विद्यार्थी तो राजा राम मोहन राय का है और ये 1829 में थी। ठीक है, भारत मित्र की देखे तो रुद्ररथ का 1877 है। ठीक है, अब देखिए भारत मित्र 1877 में, क्या कोई और पत्रिका 1877 में है? ठीक है, तो आपके मन में आ गया होगा कि हाँ सर है। कौन सा? तो क्या बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप है? हाँ सर, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप है। अब देखिए हंस पत्रिका कब? 1930 में। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, हंस पत्रिका के विषय हम लोगों ने चर्चा किया था। तो हमें विकल्प देखिए मिलाना है। सार सुधानिधि कब है? तो 1879 में सदानंद मिश्र का है। ठीक है, तो पहले का तीसरा। ठीक, बंगदूत 1829 में है चौथा, भारत मित्र 1877 में है पहला, हंस पत्रिका 1930 में है
दूसरा विकल्प। तो हमारा विकल्प डी सही हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों। आइए हम पुनः याद करते हैं चीजों को। कह रहे हैं सार सुधानी 1879 में सदानंद मिश्र का है। सार सुधानिधि पत्रिका 1879 में सदानंद मिश्र का है, जो कहाँ से निकलती थी? साप्ताहिक थी, कलकत्ता से निकलती थी। तो विद्यार्थियों हमसे पूछे बंगदूत नाम पत्रिका किसका है? तो राजा राम मोहन राय का है, साप्ताहिक कलकत्ता से निकलता था। ठीक है, हमसे अगर पूछे भारत मित्र नाम पत्रिका किसका है? तो रुद्रदत्त का है, साप्ताहिक है, कलकत्ता से निकलता था। हंस नाम पत्रिका पूछे तो प्रेमचंद जी का है, मासिक है, बनारस से निकलता था। ठीक, अब इन सब प्रश्नों पर हम लोगों ने विचार किया। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं फिर। अच्छा, पुनः रिवीजन करते हैं कि कब क्या निकला। तो सार सुधानिधि कब निकला? 1879 में, बंगदूत 1829 में, ठीक है, भारत मित्र 1877 में, हंस 1930 में। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, आलोचनात्मक कृति है और उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे अब मान लीजिए दूसरी परंपरा की खोज किसका है? क्या नामा सिंह का है? हाँ, नामा सिंह का है। ठीक है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र क्या मुक्तिबोध का है? बिल्कुल सही आपने सोचा, मुक्तिबोध का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल अगर हमसे पूछे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नए साहित्य नए प्रश्न किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। ठीक है, तो हमें देखिए दूसरी परंपरा की खोज क्या है? नामवर सिंह। तो हम खोजेंगे पहले का दूसरा। ठीक है, दो विकल्पों में लड़ाई शुरू है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र गजानन माधव मुक्तिबोध और पहला विकल्प चुनाव जीत चुका है और हम अंतिम तक चलेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल पांचवा सही है। नए साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी का है, चौथा ऑप्शन सही है। तो हमारा विकल्प ए जो है सही हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों। अगर हम बात करें दूसरी परंपरा की खोज तो 1982 में है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 में है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में है। नए साहित्य नए प्रश्न 1955 में है। काव्य की भूमिका नामक आलोचनात्मक कृति किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। दिनकर भी ऑप्शन में है ना, तो इनका लिख लिया जाए काव्य की भूमिका। काव्य की भूमिका, काव्य की भूमिका नामक आलोचनात्मक ग्रंथ इन्हीं का है। अब देखिए निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, माने कथन को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब देखिए करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। ठीक है, चलिए मनोविकार संबंध मुझे दिख रहा है, हमें कुछ नहीं आ रहा, हम चलिए मार रहे हैं सोफे पे, देखते हैं सही हो रहा है कि नहीं। ठीक, अब देखिए क्योंकि भाव मनोविकार नामक निबंध किसका था? वो रामचंद्र शुक्ल जी का था। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, चलिए हमें नहीं आ रहा है। क्षयवाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है और ये कथन कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना, डॉक्टर नगेंद्र का है। तो पहले हम देखते हैं सी का पहला किसी में मिल रहा है दो विकल्पों में, फिर ए का तीसरा किसी में मिल रहा है बी विकल्प में। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि बी विकल्प हमारा लगभग सही जा रहा है। ठीक है, अब देखिए मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, अब देखिए भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन किसने कहा? भक्ति, ये प्रश्न आ भी चुका है कि भक्ति आंदोलन को एक जातीय जनवादी आंदोलन किसने कहा? तो रामविलास शर्मा जी ने कहा। ठीक है, अगर हम रामचंद्र त्रिवेदी की बात करें तो उनका कोई कथन, तो नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है, ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है, तो हमारा विकल्प बी प्रिय विद्यार्थियों सही हो रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहे हैं, अब हमें क्रम मिलाना है। ठीक है, कि विधा कौन सी है, कृति और उनके विधा के साथ सुमेलित कीजिए। लहरों के राजा हमने देखा है प्रिय विद्यार्थियों, ये नाटक है किसका? हाँ एकदम सही, मोहन राकेश जी का नाटक है। आधा गांव क्या है? उपन्यास है, राही मासूम रजा का 1966 में। तुम चंदन हम पानी 1966 में निबंध है। मुरैया हम देखे तो दलित आत्मकथा है। ठीक है, तुम चंदन हम पानी किसका है? तो विद्यानिवास मिश्र का है। आधा गांव राही मासूम रजा का। लहरों के राजहंस अगर हम देखे तो वो मोहन राकेश का नाटक है। मुरैया अगर हम देखे तो तुलसी राम जी की आत्मकथा है। अतीत के चलचित्र रेखाचित्र महादेव वर्मा का है। अब देखिए पहले का पहला दूसरे का पचवा क्या किसी विकल्प में है? पहले का पहला दूसरे का पचवा। ठीक है, अब देखिए पहले का पहला दूसरे का पचवा। ठीक है, सी का दूसरा और डी का तीसरा। ठीक, तो हमारा विकल्प डी जो है सही हो रहा है विद्यार्थियों। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ आप सुमेलित कर दीजिए और अपना एक प्रश्न सही करिए और JRF बन के जाइए। देखिए गबन, ठीक है, गबन क्या जालपा पात्र है? ठीक है, गबन उपन्यास क्या जालपा पात्र है? जालपा, रतन जोहरा, ये सब गबन के ही पात्र हैं। ठीक है, तो ए का तीसरा
ठीक है, अब हम खोजेंगे उत्तर पहले, ठीक है, तब विद्वान बनेंगे। ए का तीसरा, ठीक है, नदी के द्वीप, ठीक है, कि पात्र पूछ रहा है और उसमें ऑप्शन दे रहा है हमसे भुवन, रेखा गौरव, ये तो नदी के द्वीप के पात्र थे, तो बी का चौथा। मैला आंचल, डॉक्टर प्रशांत, ठीक है, नायक था एक तरीके से, कमली बालदेव। बाणभट्ट की आत्मकथा से पात्र कौन, निपुणिका, डी का पचवा, देखिए डी का पचवा, बी का दूसरा, बी का चौथा भुवन और सी का दूसरा, तो हमारा विकल्प ई जो है सही हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों। अगर हम बात करें गबन 1931 में, नदी के द्वीप 51 में, मैला आंचल 1954 में, बाणभट्ट की आत्मकथा 46 में, त्यागपत्र नामक उपन्यास के लेखक कौन थे, ठीक है, त्यागपत्र की बात करें तो इस उपन्यास के लेखक थे जैनेन्द्र और उसका पात्र कौन, मृणाल, ठीक है, मृणाल पात्र उसी से संबंधित है। अब देखिए कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए सिंहहरण पात्र क्या, अंधायुक्त से है, चंद्रगुप्त से है, ठीक है, हानु से, आधे अधूरे से। सिंहहरण किससे है, चंद्रगुप्त से है। युसु अंधायुक्त से है, ठीक है, युसु पात्र अगर हमसे पूछे अंधायुक्त से। जुनेजा, जुनेजा पात्र पूछे प्रिय विद्यार्थियों तो जुनेजा हो गया, महेंद्र नाथ, सावित्री, किन्नी, बिन्नी, ये सब आधे अधूरे से हैं। दक्ष पात्र पूछे तो एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार के दक्ष, ठीक है, तो सिंहहरण पहले का तीसरा किसी विकल्प में है, मिल गया, बी का चौथा मिल गया, सी का पहला मिल गया और डी का पांचवा। प्रिय विद्यार्थियों हम लोग पुनः रिवीजन करेंगे। अगर हमसे पूछे सिंहहरण पर्वतेश्वर फिलिप्स अलका पात्र चंद्रगुप्त से जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगर हमसे पूछे युसु अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य किसके पात्र हैं, तो अंधायुक्त से धर्मवीर भारती की रचना है। जुनेजा, महेंद्रनाथ, सावित्री, सिंघानिया, किन्नी विन्नी आधे अधूरे से मोहन राकेश का है, ठीक है। अगर हम देखें दक्ष, शर्वहत, शंकर, वारिणी, वरुण, ये सब पात्र एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार की रचना से। हानुस की बात करें, काव्या की बात करें, चांका की बात करें, हुषा की बात करें, ये सब किससे हैं, तो भीष्म साहनी की पत्रिका से प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए भीष्म भीष्म साहनी हानुस पात्र है, भीष्म साहनी हानुस ऑप्शन में दिया था, तो उस पर भी हम लोगों ने बात किया। अब देखिए हमसे कह रहे हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। और ये प्रश्न तो इसे कहते हैं ना पेपर आउट है, कोई उठा के पेपर आप देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे रट डालिए कि सपने में कोई पूछे तुरंत बताइए हाँ, भट्टलोलत तो तुरंत बताइए हाँ, इसी को उत्पत्तिवाद और आरोपवाद दोनों नाम दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसीलिए बदल दिए, शंकुक अनमितिवाद, ठीक है, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद और भट्टनायक की बात करें तो भुक्तिवाद। तो हमें खोजना है ए ऑप्शन का तीसरा, ए ऑप्शन का चौथा, ठीक है। तो विकल्प ए में दो दो विकल्प लड़ाई, शंकुक अनमितिवाद तीसरा, ठीक है, अभी लड़ाई जारी है। अब अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद मतलब दूसरा, तो पहला जो विकल्प हमारा चुनाव जीत चुका है, विकल्प ए हमारा सही हो गया है। भट्टनायक की बात करें तो भुक्तिवाद। तो विद्यार्थियों अगर हम समय की बात करें तो भट्टलोलट और शंकुक 9वीं शताब्दी के हैं और भट्टनायक और अभिनवगुप्त कम से 11वीं शताब्दी के हैं। अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों भट्टलोलट का ग्रंथ कौन सा है, तो नाट्यशास्त्र का टीका है। भूना व्युदय किसका ग्रंथ है, तो शंकुक का है। तंत्रालोक अभिनवगुप्त का है। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ किसका है, तो भट्टनायक का है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि, और ये प्रश्न आज भी आते हैं, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब पाश्चात्य काव्यशास्त्र या तो फिर भारतीय काव्यशास्त्र एक प्रश्न पूछ ही लेता है, उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करने को जन्म वर्ष से। तो भामह 6वीं शताब्दी के थे, ठीक है। विश्वनाथ 14वीं के थे, ठीक है। जो पहले आसान है वो करिए, जगन्नाथ 17वीं के थे, ठीक है। अब हमें 6 में नहीं पता, तब भी देखिए मेरा प्रश्न सही हो रहा है कि नहीं। तो भामह 6वीं, ए का पचवा एकमात्र विकल्प में है, ठीक है। अब देखिए सी का चौथा मिल रहा है, डी का दूसरा, ठीक है। अब देखिए हमें नहीं पता था क्षेमेंद्र का, हमें ये पता चल गया कि क्षेमेंद्र का तीसरा मतलब 11वीं शताब्दी है। अब देखिए प्रश्न हल करने से ही फायदा, अब हमें क्षेमेंद्र का नहीं याद है, हमेशा के लिए याद हो गया कि क्षेमेंद्र का जो जन्म है 11वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें भामा के ग्रंथों की विद्यार्थियों तो काव्य अलंकार नामक ग्रंथ, क्षेमेंद्र का कवि कंठाभरण, ठीक है। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, पंडित जगन्नाथ का रस गंगाधर, और एक ऑप्शन में जो है भट्टतौद भी हैं जो 10वीं सदी के थे, ठीक है। 10वीं सदी ऑप्शन में है, तो 10वीं सदी में भट्टतौद थे, इनका ग्रंथ है काव्य कौतुक, ठीक है। अब देखिए
कह रहा है निर्देश प्रश्न संख्या 40 से 45 तक के प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना एजर्शन और दूसरा तर्क रीजन है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिएगा। ठीक है, यही हमसे कह रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा। स्थापना ए, किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। ठीक है, लोभ प्रेम का मूल है? नहीं नहीं भाई, प्रेम को ना बेइज्जती करो ऐसे, लोभ प्रेम का मूल नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो पहला तो विकल्प सही जा रहा है, पहला विकल्प सही जा रहा है कि क्या, पहला विकल्प तो हमारा सही जा रहा है क्या, कि किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। ठीक है, ये चिंतामणि भाग एक लोभ और प्रीति निबंध जो आदरणीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है उससे संबंधित है। उसमें शुक्ल जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। अतः मनुष्य के साथ जितना गूढ़ जटिल और व्यापक संबंध हो सकता है उतना वस्तु के साथ नहीं। दूसरे विकल्प की बात करें तो रीजन जो आ रहा है वो गलत है कि लोभ प्रेम का मूल है। प्रेम के मूल में समर्पण या श्रद्धा जैसे भाव होते हैं, लोभ उसके मूल में नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो विकल्प आ रहा है वो गलत है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणित होता है। उनके प्रसिद्ध रस सूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम बात करें तो स्थायी भाव का तो उन्होंने उल्लेख नहीं, क्योंकि उन्होंने लिखते हैं ना विभावा अनुभाव व्यवचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, तो उनमें स्थायी भाव का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है, तो आर तो गलत हो गया। फिर देखिए स्थापना करें भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस के रूप में परिणित होता है, देखिए ये भी गलत है, दोनों गलत हो गया। ठीक है, उनका अगर हमें रस सूत्र याद हो तब भी हम इस प्रश्न को सही कर लेंगे। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना असंगति अलंकार का उदाहरण है। असंगति अलंकार में कारण के बिना कार्य हो जाता है, रीजन दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए बिनु पद चले बिना सुनी काना। ठीक है, मतलब कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है, तो ये तो विभावना अलंकार हुआ ना। ठीक है, अब देखिए असंगति अलंकार में कारण के बिना कार्य नहीं होता बल्कि विभावना अलंकार में, तो दोनों गलत हो गए विद्यार्थी, तो किसी विकल्प में, हाँ पहले विकल्प में है। ठीक है, अब देखिए ये सारे प्रश्न आज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, ये पूछे जाते हैं। अब ये मत समझिएगा नेक्स्ट परीक्षा तो टीजीटी बीजीटी नहीं आएगा। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी और उर्दू को एक समान माना है। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, अब देखिए नहीं, ये तो अब देखिए उनका व्याकरण एक ही है, देखिए गलत बात है। ठीक है, अब देखिए कह रहा हूं उनका व्याकरण एक ही है। ठीक है, अब देखिए इस पे विचार करते हैं। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं, नहीं गलत, हिंदी और उर्दू को भाषा वैज्ञानिक जो है एक ही मानते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर कह रहे हैं उनका एक अलग व्याकरण है। ठीक है, तो सही है, क्योंकि भोलानाथ तिवारी के अनुसार दोनों हिंदी और उर्दू का व्याकरण प्राय पूर्णतः एक होने पर इन्हें अलग भाषाएं मानना ना तो व्यवहारिक और ना ही वैज्ञानिक। हिंदी भाषा तो संख्या 88 पे ये सारी चर्चा किया गया है। ठीक है, मतलब भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि दोनों का माने हिंदी और उर्दू का व्याकरण पूर्णतः एक है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो गया कि भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि हिंदी उर्दू अलग अलग भाषा है, नहीं एक ही भाषा है। ठीक है, और व्याकरण भी लगभग एक ही है, तो हमारा ई गलत आर सही हो गया। अब देखिए 44 नंबर का प्रश्न से क्या पूछा जा रहा है। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है, एकदम सही बात है भैया। 2003 में 92 संविधान संशोधन में बीडी माचिस वीडीएमएस बोडो डोगरी मैथिली संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, अब कह रहे हैं इसके शामिल होने से हिंदी भाषियों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, अब देखिए हिंदी भाषा की संख्या में कैसे वृद्धि होगी जब ये मैथिली जोड़ा गया। ठीक है, मैथिली भाषा में वृद्धि होगी ना। अब देखिए तो ए सही आर गलत, तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अब देखिए 45 नंबर का प्रश्न से कह रहे हैं हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन राजस्व प्रसाद सितारे हिंद का है। ठीक है, अब देखिए
ये देखिए फंसा किस तरह है, कह रहे हैं ये कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा की नीति के विरुद्ध है। ठीक है, अब देखिए हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन राजा लक्ष्मण सिंह का है। ठीक है, सितारे हिंद का नहीं है। तो विकल्प ए क्या हुआ? गलत हुआ। अब देखिए कह रहे हैं कि अगले विकल्प में कि यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा की नीति के विरुद्ध है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो कथन है ना, ठीक है, यह कथन जो है वो क्या है? कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है, तो गलत है। यह कथन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के पक्ष में रही, जिसमें उर्दू और हिंदी को अलग अलग नहीं माना गया। तो ए गलत, आर भी गलत है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि एक गद्यांश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 46 से 50 तक के उत्तर बहुविकल्पी विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसे भी हम करते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा इससे जो है गद्यांश भी तैयार होगा। अब देखिए यूरोपीय उपन्यास के विकास में देखिए इसका तरीका क्या है। ठीक है, मैं कैसे इसको हल करूंगा? तो देखिए अगर आपके पास समय है तो इन प्रश्नों को गलत होने ही मत दीजिए, भले आपको लिखना पड़ जाए पूरा पूरा। ठीक है, अगर समय है तो लिख के कर ढालिए, ये मत कि जल्दबाजी में विद्वान बनने के चक्कर में जल्दी लिख कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न गलत हुए ना तो आप सबसे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं यूरोपीय उपन्यास के विकास में पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और अक्सर इस अवधारणा को हिंदी उपन्यास के इतिहास पर भी चस्पा कर दिया जाता है। पर हिंदी क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए हिंदी उपन्यास के संबंध में इस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता। 1870 से 90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में न तो पूंजीवादी अर्थतंत्र का कोई वर्चस्व था, न ही कोई मजबूत मध्य वर्ग वजूद में आ रहा था, पर वह अधिकतर अहिंदी भाषी, विशेष रूप से बंगला भाषी था। दरअसल हिंदी उपन्यास हिंदी भाषी जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। ठीक है, अब देखिए हमसे विकल्प में क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं कि पूंजीवाद अर्थतंत्र और मध्य वर्ग ने साहित्य के किस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था ना कि पूंजीवाद अर्थतंत्र और मध्य वर्ग ने साहित्य की किस विधा पर योगदान दिया। ठीक है, किस विधा पर योगदान दिया? तो ऑप्शन दे रहे हैं यूरोपीय उपन्यासों पर, ठीक है, भारतीय उपन्यास पर, हिंदी उपन्यास पर, या बांग्ला उपन्यास पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों यूरोपीय उपन्यास पर। ठीक है, यूरोपीय उपन्यास पर बल दिया। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ सीधे लिखा है ना यूरोपीय उपन्यास के विकास क्रम में। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, हिंदी उपन्यास के संबंध में किस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता है? विकल्प है हमारे सामने प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी उपन्यास के विकास पर पश्चिमी उपन्यासों का भी प्रभाव है, हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है। ठीक है, तो ये तो सही है, कौन सही नहीं माना जाता है? तो पश्चिमी उपन्यासों का प्रभाव तो है, लेकिन कह रहा पूंजीवाद की देन है। ठीक है, ये गलत है। अब देखिए हिंदी उपन्यास में परंपरा से चलती आती कथा का भी योगदान है, हिंदी उपन्यास भारतीय जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है, ये भी सही। तो हमारा विकल्प बी क्या है? यही जो है गलत है और ये विकल्प सही होगा। अब देखिए मतलब बी ऑप्शन जो है प्रश्न सही कराने में आपको योगदान देगा। 1870 से 90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में किस अर्थतंत्र का वजूद नहीं था? ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहा है कि किस अर्थतंत्र का वजूद नहीं था। सामंतवादी अर्थतंत्र, जमींदारी अर्थतंत्र, वाणिज्यिक अर्थतंत्र, या पूंजीवादी अर्थतंत्र? इसका सही उत्तर होगा पूंजीवादी अर्थतंत्र का योगदान नहीं था। ठीक है, अब देखिए 1870 और 90 की अवधि में विद्यार्थियों देखिए उसमें सीधे अब लिखा था ना पैराग्राफ में पढ़े थे 1870-90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में ना तो पूंजीवादी अर्थतंत्र का कोई वर्चस्व था, ना ही कोई मजबूत मध्य वर्ग वजूद में आ रहा था। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है 1870 और 90 की अवधि में भारत किसके चंगुल में तड़फड़ा रहा था? ब्रिटिश उपनिवेशवाद, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, जर्मन उपनिवेशवाद, या ब्रिटिश राष्ट्रवाद? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश उपनिवेशवाद में। हम लोगों ने स्पष्ट पढ़ा क्या कि जो भारतीय 1870 और 90 की अवधि में जो है भारत जो है ब्रिटिश राष्ट्रवाद के चंगुल में तड़फड़ा रहा था, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल में तड़फड़ा रहा था। हमारा अंतिम प्रश्न कह रहा है हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं
की अभिव्यक्ति था, हिंदी भाषी जनता की, अहिंदी भाषी जनता की, अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग, मध्य वर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा कि हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति थी? तो हिंदी भाषी जनता। ठीक है, अब देखिए अंतिम जो लाइन था, हिंदी भाषी जनता। ठीक है, अंतिम लाइन में विचार करते हैं, देखते हैं। देखिए स्पष्ट लिखा है, हिंदी उपन्यास हिंदी भाषी जनता की। देखिए यहाँ लिखा है, हिंदी उपन्यास हिंदी भाषी जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।